हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जो कि यूपीएससी और एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस है उनके बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सिलेबस को ये सीरीज़ पूरा कवर करेगी। इससे पहले मेरा एक लेक्चर हो चुका है, वो आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जो बेसिक था, आउटलाइन एंड बेसिक ऑफ ज्योग्राफी था। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। दिस इज़ अबाउट यूनिवर्सल एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आएगा, ये 2 पार्ट्स में आएंगे ये वीडियो इसके। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरे ऐसे एरियाज़ को पूरा टच करूँ जिससे हमारे जो यूपीएससीज़ में क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे कवर हो जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे पिछली वीडियोस में हमने देखा था, हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी ज्योग्राफी की, टूल्स ऑफ द ज्योग्राफी समझा था हमने स्फीयर ऑफ द ज्योग्राफी समझा था, हमने ये समझा था कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। आज हम कुछ उसका डिफरेंस करते हैं कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये नेचुरल क्रिएशन है, अर्थ सरफेस का। उसमें क्या आता है? लैंड, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, जो नेचुरल लैंडस्केप है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आएगा? मैन मॉडिफाइड अर्थ सरफेस, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर, सिटीज़, जिसको हमने लास्ट टाइम से सेटलमेंट्स कहा था, वो सिटीज़ एंड विलेज है, इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी और ये हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ नेचुरल जो लैंडस्केप है, जब ये मॉडिफाई होगा तो उसको हम ये कह सकते हैं कल्चरल लैंडस्केप। कैसे? क्योंकि जो कल्चर है वो भी तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन मेड है, तो मैन मेड है, भगवान ने तो उसको क्रिएट किया नहीं है। तो इसको हम कल्चरल लैंडस्केप भी कह सकते हैं। तो ऐसा लिखने में, जब हम मेंस में आंसर लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा उससे, हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि आर्टिफिशियल लैंडस्केप है ये, क्योंकि ये तो मैन मॉडिफाइड है ना। एंथ्रोपोस्फियर तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा ही था। तो ये जो मैन मॉडिफाइड स्फीयर होता है उसको एंथ्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ये वो है। ठीक है, तो हम आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो व्हाई डू वी स्टडी यूनिवर्स इन यूपीएससी? ठीक है, आप बोलोगे यूनिवर्स तो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है यूनिवर्स, तो हम इसमें पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में, स्टेट पीसीएस के सिलेबस में यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यूनिवर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिवर्स? आप क्या जानते हैं यूनिवर्स के बारे में? ठीक है, ये कब क्रिएट हुआ? ठीक है, हु क्रिएटेड इट, मतलब किसने बनाया है उसको? ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम जानते हैं भगवान ने बनाया। बट हम एक साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में बना कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, कुछ तो होगा जिससे कहीं से किसी चीज़ की तो उत्पत्ति हुई होगी जिससे ये यूनिवर्स बना। ठीक है, वाई इट वॉज क्रिएटेड, क्यों बना, मिस्ट्री, स्टिल मिस्ट्री।
और कुछ बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इसके ऊपर कि इसको सॉल्व करने के लिए, और हुआ भी, बहुत साइंटिफिक थ्योरीज़ भी हैं जिसमें बिलीव भी किया गया। ठीक है, हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे। हाउ कैन वी फाइंड अबाउट यूनिवर्स? तो दो मेजर तरीके हैं जिससे हम यूनिवर्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसे बना। ठीक है, एक है गैस। ठीक है, हम गैस के थ्रू लगा सकते हैं। गैस के थ्रू ऐसा कि हम गैस कर सकते हैं, लॉजिकल गैस कर सकते हैं, साइंटिफिक गैस कर सकते हैं, एक एक अजम्पशन लेके गैस कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस वजह से आगे चल के ऐसी पोजीशन बनी, ऐसी सिचुएशन बनी। ठीक है, ये सब चीज़ें आई लाइफ में। हम जैसे कि गैस करते ना कि कि ह्यूमन कैसे आए। ठीक है, तो हम गैस करते हैं, उसमें साइंटिफिक एविडेंस भी है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके उनसे डेवलप होकर हम ह्यूमंस आए। ठीक है, तो एक लॉजिकल गैस होता है। लॉजिकल गैस में क्या होगा, साइंटिफिक एविडेंस रहेंगे कि ये एविडेंस है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो जिसमें लॉजिक लगा हुआ है तो वो लॉजिकल गैस हो गया। हम आगे इसको यूज़ भी करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि गैस और लॉजिकल गैस का यहाँ पर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बचपन से सबको रहता है। ठीक है, जैसे अब हमको स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, मिल्की वे, बिग बैंग, नंबर ऑफ स्टार्स, हम देखते हैं बिलियंस ऑफ दी स्टार्स है ऊपर, है ना, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है पूरा। एस्ट्रॉइड्स, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में भी बहुत क्यूरोसिटी रहती, जाने की क्यूरोसिटी रहती है कि ब्लैक होल होता कैसा है, क्या है। बीच में कुछ फ़ोटोज़ आई थी उसकी ब्लैक होल की। ठीक है, तो ये क्यूरोसिटी शुरू से रही है, ब्लैक होल होता क्या है। हम इसको भी समझेंगे, आगे क्लियर करेंगे सब चीज़ों को, राइट। तो इसमें कुछ थ्योरीज दी गई कि यूनिवर्स है क्या, कैसे यूनिवर्स उत्पन्न हुआ, कैसे बना यूनिवर्स, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी एक थी। 1929 में सर एडविन हब्बल मेजर द रेड शिफ्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडविन हब्बल सर ने क्या किया, टेलीस्कोप लिया। अब यूनिवर्स में देखना पड़ेगा, आसमान में देखना पड़ेगा, है ना, स्काई में देखना पड़ेगा, तो अपने से नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। तो उन्हें टेलीस्कोप की मदद से एक फ़ोटो कैप्चर करी यूनिवर्स की। तो जब वो फ़ोटो कैप्चर करी थी, फ़ोटो के साथ एक अच्छी क्वालिटी ये रहती है कि पिक्चर्स को आप ब्रेक कर सकते हो स्पेक्ट्रम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसा, जैसे रेनबो में आपने कलर देखा होगा, विबग्योर, वायलेट रहता है, इंडिगो रहता है, ब्लू रहता है, ग्रीन रहता है, येलो रहता है, ऑरेंज रहता है, रेड रहता है। ठीक है, तो उन्होंने स्पेक्ट्रम में उसको देखा, उन्होंने ब्रेक किया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स की, वो चेंज हो रही है। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ग्रीन से शिफ्ट होके कलर रेड तरफ जा रहा है। ठीक है, रेड तरफ जा रहा है। अभी आप पूछोगे रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उन्होंने ये जाना, ही फाउंड दैट गैलेक्सी आर नॉट एट अ प्लेस, दे आर मूविंग अवे। उन्होंने कहा कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक जगह नहीं है, वो मूव कर रही हैं। उन्होंने ये देखा ना कि गैलेक्सीज ग्रीन से रेड तरफ आ रही है, तो इसका क्या होता है, एक्सपेंडिंग। इसका मतलब होता है एक्सपेंडिंग। रेड शिफ्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिंग, और ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है कमिंग क्लोज। ठीक है, उसको ऐसे समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम समझ सकते हैं कि गैलेक्सीज की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे उन्होंने ये समझा कि जो गैलेक्सीज है वो आ रही है, वो पास में आ रही है कि वो दूर जा रही है। उन्होंने ये नोटिस किया कि वो दूर जा रही है, इसके लिए एक दैट इंटरप्रेटेड अ डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग बिकॉज गैलेक्सी इज गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, विच मीन्स इट इज़ इन शिफ्टिंग पोजीशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसका मतलब वो शिफ्टिंग पोजीशन में। ठीक है, दैट इंटरप्रेटेड एज अ डॉपलर शिफ्ट। अब डॉपलर शिफ्ट तो हमने पढ़ा है स्कूल में,
डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? डॉपलर शिफ्ट वो होता है जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, उसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, राइट। उसको एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे समझेंगे कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और सॉरी, एक ट्रेन आती है। जैसी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म की तरफ, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आती है, तो एक विसल ब्लो होगी, एक हॉर्न ब्लो होगा। जैसे ही वो हॉर्न आते आते और तेज़ हो जाएगा अपने कानों में, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? घट रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जो आपकी तरफ आ रही है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपकी तरफ, आपको हॉर्न और तेज़ 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 सुनाई देगा। अब जैसे कि जब ट्रेन वापस अपने प्लेटफॉर्म से अपने डिपार्चर होती है, तो आप देखते हो वापस से वो हॉर्न बजाती है। जब वो हॉर्न बजाया उसने, तो देखते हो कि आप जैसे हॉर्न बजता रहता है तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन जा रही है, दूर जा रही है हमसे। तो ये डिक्रीजिंग, ये जब दूर जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि ये साउंड बहुत दूर से आ रहा है, तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी अब डिक्रीज हो रही है, राइट। ट्रेन इज गोइंग अवे, इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग एज साउंड इज डिक्रीजिंग, राइट। ठीक है। द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट द यूनिवर्स वॉज एक्सपेंडिंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन का एक ऑब्जर्वेशन था कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, राइट। अब गैलेक्सीज क्या होती है? क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। हम इसको और आगे पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे इसको। गैलेक्सीज क्या होती है? क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। एक सिंपल वे में अगर एक डेफिनेशन के तौर पे मैं उसको डिफाइन करूँ तो क्या होगा? एडविन हब्बल सर ने किया था, द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गैलेक्सीज, the study of frequency of galaxies revealed that galaxies are going away, Doppler effect, right, given by Edwin Hubble. अब एग्जांपल लेते हैं एक चीज़ का, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गैलेक्सी आगे मतलब अवे तो हो रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज तो हो रही है ना, वो बढ़ रही है, गैलेक्सीज बढ़ रही है और आगे। तो एक सिंगल पॉइंट ये है, ठीक है, ये गैलेक्सी मूव हो रही है बाहर, ये गैलेक्सीज बाहर मूव हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, हमने टेलीस्कोप से देखा, किससे देखा इसको? टेलीस्कोप से देखा, शिफ्टिंग पोजीशन में, ठीक है, शिफ्टिंग पोजीशन में, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट से शिफ्टिंग पोजीशन में। अब हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये बाहरी मूव कैसे कर रही है? तो इसको हम गैस करते हैं। कैसे गैस किया इसको हमने? गैस कैसे किया हमने कि ये बीच से ही, मतलब ये मिडल से ही क्यों ये मिडल से ही क्यों एक्सपेंड करे, इसको हमने कैसे गैस किया? फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको मैं और अलग से बना देता हूँ, ठीक है। सॉरी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट। एक मैंने लाइन ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, यहाँ मैंने 3 मार्किंग कर दी, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, तो इसका मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है कि ये इसका फ्यूचर कहाँ तक जाएगी ये लाइन? मेरे ख्याल से आप सब यही सोचेंगे कि ये सीधे सीधे जाएगी सर, ये, ठीक है, क्योंकि ये सीधी सीधी जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, टेक्निकल टर्म है इसका, एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। हमने इसको क्या किया, हमने पता कैसे लगाया कि यहाँ जाएगी? हमने गैस किया ना, हमने गैस किया इसके बारे में, ठीक है। तो हमने गैस किया, मगर ये लाइन आई कहाँ से? हमको तो ये भी जब तो अगर जानना है तो ये आई कहाँ से? हो सकता है ये ए से आई हो, ठीक है, ये ए से आई हो, ठीक है। तो ये क्या किया हमने? लॉजिकल गैस किया, लॉजिकल गैस किया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रापोलेशन,
ठीक है, रिवाइंड वर्क भी कहते हैं उसको। रिवाइंड वर्क कैसे, यहाँ से हमने एक्सपेक्टेड देखा था कि सीधे सीधे आ रही है, ठीक, हमने उसको रिवाइंड किया, हमने उसके इसके पास्ट में गए, इसके पास्ट में कि ये पास्ट में कैसा होगा, कहाँ होगा, तो हम इसके पास्ट में गए, तो हमने पूरा लाइन को रिवाइंड किया, ये पहले किस ओरिजिन में था उसको रिवाइंड करके देखा, तो ये रिवाइंड वर्क हुआ। एज इट इज़, एज इट इज़ हमने एक और सर्कल बनाया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि पहले यूनिवर्स यहाँ होगा, हमने रिवाइंड किया ना उसको, ये हमने रिवाइंड किया, ये होगा पहले यूनिवर्स का स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स, ठीक है। तो एक्सट्रापोलेशन देखा अपन ने, एक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग बाय एज्यूमिंग दैट एग्जिस्टिंग ट्रेंड विल कंटिन्यू और करंट मेथड विल रिमेन एप्लीकेबल, ठीक है, ये देखा आपने, आप इसे समझ जाइए, ठीक। इंटरपोलेशन क्या दिखा, अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अननोन वैल्यू दैट लाई इन बिटवीन द डेटा पॉइंट, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि हमने गैस किया, इसको एक्सट्रापोलेशन कहते हैं, और इसको रिवाइंड करके देखा, लॉजिकल गैस लगाया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, उसको इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम और देखते हैं एक्सपेंडिंग थ्योरी के बारे में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, हमने एक सिंगल मैटर देखा था जहाँ से सब एक्सपेंड हुआ है, हमने सोचा कि रिवाइंड मेथड में देखा था ना, तो ये कोई मैटर, मतलब एक कोई पार्टिकल, कुछ भी एक मान लो, जहाँ से बिग बैंग हुआ, बिग बैंग कब हुआ, ये हमने गैस किया है यहाँ पर आके, है ना, ये हमने गैस किया है, ये गैस वाली पोजीशन पूरी प्रोसीजर है, हमने गैस किया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, वो एक्सप्लोड हुआ होगा, वो एक्सप्लोड होके उसने ये देखा कि ये जो यूनिवर्स है एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। अब इसको आप ऐसे समझिए ना, ये छोटा पॉइंट था, ठीक है, बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, डार्क एजेस वाला समय जब आया, तो देखिए आप इसका साइज देखिए, साइज देखिए, ठीक है, जब फर्स्ट स्टार्स अपीयर हुए उसका साइज देखिए, जब गैलेक्सीज आई उसका स्टार देखिए, उसका साइज देखिए, जब फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम हुआ तब उसका साइज़ देखिए, ये मॉडर्न गैलेक्सीज वाला साइज समय देखिए, और देखो ये एक्सपेंड हो ही रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत अच्छा गेस भी किया गया उनको द्वारा कि ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। बिग बैंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स गेस, ऑल यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक्सप्लोजन हैपेंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। बिग बैंग के अलावा भी कोई थ्योरी थी, है कह सकते हो आप कि है थ्योरी, अपार्ट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी देर आर अदर थ्योरी, बट बिग बैंग वॉज मोस्ट accepted one, right? Expanding universe hypothesis, scientific best estimate is that universe is about 13.8 billion years old. We use the expansion of cosmos itself, finding back that growth to the Big Bang when all matters and energy that exist now exploded. ठीक है, जितनी भी एनर्जी थी, मैटर था, जब एक्सप्लोड हुआ तब एज अ रिजल्ट आया आउटवर्ड फ्रॉम द स्मॉल पॉइंट, द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स बिग बैंग, वन साइंटिस्ट अंडरस्टूड दैट यूनिवर्स वॉज एक्सपेंडिंग, they immediately realized that it
realize that it would have been a smaller in past. ठीक है. At some point in past, the entire universe would have been a single point, singularity और primordial atom. एक सिंगुलरिटी का एटम हो सकता है, मतलब उन्होंने ये एक सिंगुलरिटी और प्राइमोडियल एक एटम होगा जिससे ही सब एक्सपेंड हुआ, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला होगा. द पॉइंट लेटर कॉल्ड बिग बैंग वॉज बिगिनिंग 13.8 बिलियन ईयर of the universe as we understood it today. So scientists believe that material and energy have come from this. जो मटेरियल और एनर्जी है वो इसी से आया, साइंटिस्ट ने ये समझा. ठीक. इसको हम ऐसे समझते हैं, ये बिग बैंग, ये प्राइमोडियल एटम. ठीक है. और सिंगुलरिटी 13.8 बिलियन क्रिएटेड एनर्जी. एनर्जी एक्सप्लोड हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ, ये एक्सप्लोड होगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी ना इससे, है ना. तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकल सकती थी, साउंड फॉर्म में, ये भी एनर्जी है. लाइट फॉर्म में भी हो सकती थी. हीट भी एक एनर्जी है, राइट. अब आगे क्या होगा, आपने सुना तो होगा ना पहले, E=mc². आइंस्टाइन ने हमें कहा था, बताया था ये. ठीक है. तो एनर्जी जो है कैन कन्वर्ट इनटू मैटर. एनर्जी है, जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है. इससे पता चलता हाउ मैटर वॉज क्रिएटेड. राइट. अब यूनिवर्स है ये, एनर्जी प्लस मैटर. तो मैटर क्या हो सकते हैं, मैटर स्मॉलेस्ट मैटर क्या होगा, हो सकता कार्बन होता सिलिकॉन, हो सकता सिलिकॉन हो सकता ऑक्सीजन हो. इससे भी छोटा मैटर होता है क्या, इससे छोटा मैटर जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया. हाँ हो सकता है. हाइड्रोजन, आप पीरियोडिक टेबल देखते होगे ना, हाइड्रोजन एक तरफ ऐसा पीरियोडिक टेबल रहता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल रहता है ये. तो हाइड्रोजन एक तरफ, हीलियम एक तरफ, है ना, ऐसा. ठीक है. ये हाइड्रोजन, इससे भी छोटा हो सकता है क्या कुछ. हाँ हो सकता है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या. हो सकता है. क्वार्क्स, इससे भी कुछ पहले हो सकता था क्या, इससे भी छोटा कुछ. गॉड नोस, भगवान जाने. तो गॉड पार्टिकल हो सकता है. है ना. तो प्रोफेसर बोस जो हुए, उन्होंने आइडिया दिया गॉड पार्टिकल का. जो इंडियन ओरिजिन थे, उन्होंने, इंडिया के थे प्रोफेसर
बोस गेव दिस आइडिया ऑफ गॉड पार्टिकल। ठीक है, इसको आगे किसने लेके आया? हिग्स प्रोफेसर ने इसमें वर्क किया और उसको नाम दिया क्या? हिग्स बोसन पार्टिकल। प्रोफेसर हिग्स ने वर्क किया इस पे और हिग्स बोसन पार्टिकल इसका नाम दिया इसका, राइट। क्या जैसे मैंने आपको कहा कि क्या ये बस एक थ्योरी थी क्या? नहीं, और सारी थ्योरी थी। जैसे कि बहुत सारी थ्योरी थी, उसमें एक थी पल्सेटिंग यूनिवर्स। ठीक है, ये डॉक्टर एलन हरमन बॉन्डी ने दी थी, है ना, डॉक्टर एलन हरमन बॉन्डी ने दी थी इसको। ठीक है, इसमें ये क्या था? इसमें ये कहा गया कि जो बैंग हुआ उससे पहले तो जो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ठीक है, फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। पहले वो बैंग हुआ, अच्छा एक ब्लास्ट हुआ, तो एक यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, फिर वापस से ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ये कहता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, फिर एक थ्योरी और आई, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स थ्योरी आई। मल्टीवर्स थ्योरी में क्या होता है? इसमें मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया। जैसे आप मार्वल्स की मूवी देखते होगे अभी, खूब कितनी सारी आई, जिसमें स्पाइडरमैन आता है तो बहुत सारे यूनिवर्स से अलग अलग स्पाइडरमैन आते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल यूनिवर्स का इसमें थ्योरी दी गई कि बहुत सारी यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है। ये विलियम जोन्स ने दिया था, विलियम जेम्स। ठीक है, the standard model of particle physics believes that there are Higgs boson. These particles have created neutron, पहले Higgs boson, गॉड पार्टिकल जिसको कहेंगे। इसके यहाँ पर कॉक्स आता है ना, हिग्स बोसन पार्टिकल क्रिएटेड कॉक्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, then atoms, then molecules and matter। ठीक है, तो ये है। It explains how particle called quarks which make up proton and neutron and leptons which include electron make up all known matters। ठीक है, लास्ट मैटर, राइट। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल, राइट। कॉक्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें क्या आएगा? न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एटम, फिर उसके बाद क्या आएगा, मॉलिक्यूल, फिर आएगा मैटर। ठीक है ये। सो स्टैंडर्ड मॉडल इज टेलिंग दिस कि स्मॉलर देन न्यूट्रॉन इज कॉक्स और गॉड पार्टिकल, राइट। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जाते हैं जो स्ट्रिंग थ्योरी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग थ्योरी की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, क्या हुआ था कि स्टैंडर्ड मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ग्रेविटी। जो स्टैंडर्ड मॉडल में था वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी भी एक थ्योरी आई। इसमें क्या हुआ, इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स का नाम आया कि जो यूनिवर्स बना है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के कारण बना है, उससे बना है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है, राइट। तो क्या होगा, इसका क्या दिया थ्योरी में? इसमें द स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन 3 or 4 fundamental forces that govern the universe: electromagnetism, the strong force, and the weak force. The string theory explains the fourth fundamental force, gravity, where particular vibrating strings whose properties correspond to that of hypothetical gravitation, a quantum mechanical particle that would carry the gravitational forces. ये तो थ्योरी हो गई, ठीक ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं अब, विजुलाइजिंग स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, तो पहले बिग बैंग हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ हो गए। बिग बैंग हुआ, ठीक है, एनर्जी प्लस मटेरियल, ठीक है, एनर्जी प्लस मटेरियल, यहाँ पर गॉड पार्टिकल है। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया स्ट्रिंग से, गॉड पार्टिकल ना होके यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं, राइट। ठीक है, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, फिर एटम्स आए। उनका कहने का मतलब ये है, स्ट्रिंग थ्योरी इज अ कटिंग एज आइडिया दैट ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स आर एक्चुअली टाइनी वाइब्रेटिंग लूप्स और स्ट्रिंग, राइट। As these fundamental string twist, fold and vibrate, they create matter, energy and all sort of phenomena like electromagnetism and gravity. इसको हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ गॉड पार्टिकल है, एनर्जी प्लस मटेरियल, ठीक। आई होप आप लोग को आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। यूपीएससी पीवाईक्यू 2013 में क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। अब आपने तो ये पूरा पढ़ लिया है कि जितना मैंने आपको यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में भी, जितना यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत साइंस है, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये वो। अगर आपको इसका 30% या 25% या फिर जितना मिनिमम 25% या 30% भी आ गया ना, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। इससे हम एक बेसिक एक आइडिया हमने ले लिया है, और आप अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना साइंस पढ़ने का इतना वो नहीं था, हम उसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, द एफर्ट्स to deduct existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What are the importance of discovering this particle? ठीक है, राइट। फर्स्ट इसका क्या ऑप्शन है, इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास, राइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। The efforts to detect
द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंट इन न्यूज़। ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में फ्रीक्वेंट इन न्यूज़ में आ रहा, हमने एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी पार्टिकल्स को डिस्कवर करने का इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास, राइट, पहला ऑप्शन। इट विल इनेबल अस इन द फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो हम इसमें अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं थोड़ा, तो सेकंड तो मुझे ऑप्शन लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। मतलब हम एक जगह खड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकट होके चले जाएं, ऐसा तो कुछ आइडिया है नहीं है, राइट। तो ये तो ऑप्शन गलत है। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं ना, वहाँ फ्यूल की से ऐसा कुछ रिलेटेड तो है नहीं है, तो मुझे तो पहले ही लग रहा है इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन लग रहा है, तो उसका ऑप्शन ए होगा, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये PYQ 2017 का क्वेश्चन है। द टर्म इवेंट हॉराइजॉन, ठीक है, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इवेंट हॉराइजन तो पढ़ाया ही नहीं आपने, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आउटर लिमिट ऑफ ब्लैक होल। हम आगे पढ़ेंगे उसको जाके। ठीक है, ठीक, तो इसका हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। द टर्म इवेंट हॉरिजॉन सिंगुलरिटी, जब हमने पढ़ा था सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी भी हमने पढ़ा, एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर देना। पहला ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ द सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, नहीं ये तो नहीं लग रहा मुझे। प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ये भी नहीं लग रहा मुझे। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ये भी नहीं लग रहा, तो उसका आंसर क्या है, फर्स्ट। तो आपको क्लियरली दिख ही गया होगा, ये यूपीएससी के आस्क्ड क्वेश्चन है, ये मैंने कहीं से PYQ नहीं उठाया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा इसको देखो, पढ़ने में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, नो डाउट, उससे आपको क्लैरिटी रहेगी। आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं आती हैं, किसी से भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है। तो आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस में ये है, क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द आते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा अगर आपने पढ़ा है, आपने जैसे सिंगुलरिटी पढ़ा है ना, सिंगुलरिटी पढ़ा, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ा, स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको कि यहाँ पर किसी सिंगुलरिटी से हो सकता है, सिंगुलरिटी से क्वेश्चन पूछ ले, मगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या ही बना दिया, ऐसा वैसा। एक सिंपल क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए तो हम स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, सिंगुलरिटी, है ना, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव यही है कि आपको पढ़ाना पूरा है और क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देना है, जिससे जो थ्योरी आपने पढ़ी है, जो कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा है, उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आए। लास्ट क्लास में मैंने कुछ NCERTs की बात की थी, जो आपको एक बार रीड करनी ज़रूरी है। 6th क्लास की NCERT, 7th क्लास की NCERT और 8th क्लास की NCERT। अगर आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इन NCERT को एक बार रीड कर सकते हैं। 6th क्लास की NCERT में दी अर्थ आवर हैबिटेट, आवर एनवायरनमेंट 7th क्लास की, और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये 8th क्लास की है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जो उसका थर्ड वीडियो रहेगा, थर्ड लेक्चर रहेगा,
इसका सेकंड पार्ट रहेगा, यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडी का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। अब जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।